वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट इन सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। आज आप लोगों के लिए सीपीसी का एक और महत्वपूर्ण प्रोविजन को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो अक्सर आपके जुडिशरी के एग्जाम में, मेंस में, प्रारंभिक परीक्षा में, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सम्मन कब जारी किया जाता है, सम्मन से आप क्या समझते हैं, सम्मन की तामील कैसे होती है, सम्मन का ऑब्जेक्ट क्या है, सम्मन के कंटेंट क्या होते हैं, अंतर्वस्तु क्या होते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आज आपसे डिस्कशन करेंगे। सम्मन, जैसा कि आप जानते हो कि यह एक न्यायालय की आदेशिका है, जिससे प्रतिवादी को इस बात की सूचना दी जाती है कि वह अमुक समय अमुक स्थान पे, यानी अमुक न्यायालय में, जिस न्यायालय में वादी ने वाद पत्र दायर किया है उसमें उपस्थित होकर अपने ऊपर लाए गए जो वाद हैं उसका वह उत्तर दे, उसका जवाब प्रस्तुत करे। तो यह सम्मन सम्मन है, यानी सम्मन एक बुलावा पत्र है, आदेशिका है कोर्ट की। लेकिन सम्मन को सीपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया। सम्मन के संबंध में बस प्रावधान किया गया कि सम्मन कब जारी किया जाएगा, सम्मन कैसे तामील किया जाएगा और सम्मन की अंतर्वस्तु क्या है। लेकिन सम्मन को परिभाषित नहीं किया गया और सम्मन के पीछे क्या उसका जुरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच है जारी करने का, यह भी नहीं बताया गया। सम्मन को हम देखें सीपीसी में धारा 27 टू 32 में तक प्रावधान है और इसके लिए हमें आदेश 5, हमें ऑर्डर 5 को भी देखना पड़ेगा। लेकिन सम्मन के जारी होने का क्या आधार है, सम्मन के पीछे क्या विधिशास्त्री जुरिस्प्रूडेंस क्या है, इसके पीछे जो आधार है, विधिशास्त्रीय आधार है, विधिशास्त्रीय जो आधार है वह है नेचुरल लॉ स्कूल का, प्राकृतिक नेचुरल लॉ का क्या यूडी अल्ट्रेम पार्टम, दूसरे पक्ष को सुनो। यही इसका क्या है, आधार है, दूसरे पक्ष को सुनो। ये प्रोसीजरल लॉ का नियम है। जब तक कि आप दूसरे पक्ष को सुनोगे नहीं, तब तक आप कैसे जजमेंट दोगे। अगर आपने बिना सुने जजमेंट दे दिया तो वह फिर नेचुरल लॉ का वायलेशन होगा और वह आपकी जो डिक्री है वह अपास्त कर दी जाएगी, मान्य नहीं होगी, अवैध हो जाएगी, क्योंकि आपने नेचुरल लॉ स्कूल का फॉलो नहीं किया, नेचुरल लॉ का फॉलो नहीं किया। और इसी वजह से हम केवल सीपीसी में नहीं बल्कि सीआरपीसी में भी जो सम्मन जारी होता है, वारंट जारी होता है, उसके पीछे यही कारण है कि अभियुक्त तब तक विचारण प्रारंभ न किया जाए जब तक कि अभियुक्त कोर्ट में उपस्थित ना हो सामान्यतः। लेकिन अगर विशेष कारण है जिसके वजह से हम उपस्थित नहीं कर पा रहे हैं, तब हम उस पर विचारण करेंगे, अन्यथा विचारण नहीं होगा। कुछ परिस्थितियां दी गई हैं जहां अभियुक्त अगर अनुपस्थित है तब भी उसका विचारण किया जा सकता है। लेकिन सम्मन आप इसी उद्देश्य से जारी करोगे। अब देखें तो सम्मन की परिभाषा सीपीसी में नहीं दी गई है। और एक चीज और, सम्मन हम साक्षी पर भी जारी करते हैं। अगर जो वाद के पक्षकार हैं उन्होंने साक्षियों की सूची जारी बताई है कि कौन वादी वादी के तरफ से कौन साक्षी होगा और प्रतिवादी के तरफ से कौन साक्षी होगा, तो वादी और प्रतिवादी के साक्षियों को भी सम्मन जारी किया जाता है। लेकिन सम्मन के संबंध में ऑर्डर 5 उस पर लागू नहीं होता है। साक्षियों के संबंध में जो सम्मन का प्रावधान है, साक्षियों के लिए सम्मन, तो इसके लिए हमें आदेश 16 में जाना पड़ेगा। आदेश 16 बताता है साक्षियों को सम्मन की क्या प्रक्रिया होगी। अब सम्मन की परिभाषा अगर हम देखें तो सम्मन को सीपीसी में परिभाषित नहीं किया गया। सम्मन का जो डिफिनीशन है वह सीपीसी में सम्मन को परिभाषित नहीं किया गया, बताया गया। तो इसको हम देखेंगे, इसकी डिक्शनरी मीनिंग क्या है, न्यायालय ने क्या सम्मन को परिभाषित किया। तो कहा कि सम्मन एक आदेशिका है,
एक बुलावा पत्र है जिसके माध्यम से प्रतिवादी को यह सूचना दी जाती है कि अमुक समय और स्थान पर अमुक न्यायालय में आप उपस्थित होकर अपने ऊपर लाए गए वाद का आप क्या दें, उत्तर दें। आप लिखित कथन प्रस्तुत करें। यह सम्मन का परिभाषा है। यह एक न्यायालय की एक आदेशिका है। न्यायालय की आदेशिका है जिसको हम प्रतिवादी के लिए बुलावा पत्र भी कह सकते हैं। यह एक बुलावा पत्र है प्रतिवादी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए और उत्तर देने के लिए, अपने ऊपर लाए गए वाद का उत्तर देने के लिए यह आप सम्मन जारी करेंगे। अब प्रश्न है कि सम्मन कब जारी होगा? सम्मन कब जारी होगा? तो इसके संबंध में हमें धारा 27 देखनी होगी। तो कहा कि सम्मन वादी के वाद पत्र के संस्थित होने की तारीख से 30 दिन के अंदर क्या करेगा? न्यायालय प्रतिवादी पर सम्मन जारी करेगा। और अगर 30 दिन के अंदर सम्मन जारी नहीं कर पाता, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यह कहा कि 30 दिन के अंदर सभी आवश्यक कार्रवाइयां पूरी कर लें जिससे कि सम्मन जारी हो। अगर वह नहीं होता तो यह अवधि को बढ़ा के 90 दिन कर सकता है। 90 दिन के अंदर आपको सम्मन जारी करना है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, धारा 26 और आदेश 4। धारा 26 और आदेश 4 क्या कहती है? धारा 26 कहती है कि प्रत्येक वाद क्या होगा? वाद पत्र के माध्यम से संस्थित होगा। वाद पत्र के माध्यम से दायर होगा। वाद पत्र के माध्यम से संस्थित होगा। और आदेश 4 बताता है कि वाद पत्र कब दायर माना जाएगा, वाद पत्र कब संस्थित माना जाएगा। तो इसके लिए आदेश 4 रूल 1 और आदेश 4 रूल 2 में बताया गया है कि जो वाद पत्र संस्थित करने का न्यायालय का पीठासीन अधिकारी है, जो इस प्रयोजन से वाद पत्र क्या करता है, वो संस्थित करता है, वाद पत्र एक्सेप्ट करता है, तो वह उसके पास एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर में जैसे वाद की प्रकृति है, नेचर है, उसके लिए 2 रजिस्टर का प्रावधान किया गया है। अगर जिस नेचर का वह वाद है उस रजिस्टर में, उस सन के रजिस्टर में उसका दर्ज कर लेगा। और यही जो है, यहीं से जब आप वाद पत्र का प्रारूप देखते हो तो ऊपर लिखा रहता है न्यायालय का नाम, वाद संख्या और सन। तो वाद संख्या और सन यह वह पीठासीन अधिकारी लिखता है। कौन सा? जिस रजिस्टर में जिस क्रम में वह संख्या आती है तो वह संख्या लिखेगा, सन लिखेगा। यानी अगर मान लो कि 2024 में यह वाद पत्र दाखिल कर रहा है तो 2024 में जितने उस नेचर के वाद संस्थित हुए हैं, उस रजिस्टर में नाम दर्ज हुए हैं वाद पत्र के तौर पे, तो वह उस संख्या लिखेगा और सन लिख देगा। तो यही वाद पत्र और संख्या है, सन है। यहीं से ऑर्डर 4 से पता चलता है। अब जब वह वाद पत्र संस्थित हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो इस तारीख से 30 दिन के अंदर क्या करेगा? न्यायालय सम्मन जारी करेगा, प्रतिवादी पर सम्मन जारी करेगा। और वह धारा 27 के तहत सम्मन जारी कर दिया। अब 30 दिन के अंदर सम्मन जारी हो गया, वाद पत्र संस्थित करने की तारीख से 30 दिन के अंदर। धारा 27 में वाद पत्र संस्थित करने की तारीख से 30 दिन के अंदर क्या होगा? सम्मन जारी होगा। अगर 30 दिन के अंदर सम्मन जारी नहीं होता है तो वह कारण अभिलिखित करते हुए 90 दिन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। यह प्रावधान किया गया। अब प्रश्न है कि सम्मन का ऑब्जेक्ट क्या है, किस उद्देश्य से सम्मन जारी होता है, इसका उद्देश्य क्या है सम्मन जारी करने का। तो हमें सम्मन जारी करने का जो ऑब्जेक्ट है यह सीपीसी के ऑर्डर 5 में ही बताया गया है, किस ऑब्जेक्ट से सम्मन जारी किया जाएगा। तो आदेश 5 रूल 4 कहता है कि सम्मन प्रतिवादी को स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने के लिए जारी किया जाता है। कि कोर्ट में प्रतिवादी स्वयं उपस्थित हो, प्रतिवादी
को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने के लिए जारी किया जाता है कि आप उपस्थित होंगे। इसके संबंध में आदेश 5 नियम 4 बताता है कि आदेश 5 नियम 4 कि आप इस ऑब्जेक्ट से आप उपस्थित होइए। दूसरा ऑब्जेक्ट बताया कि लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए, लिखित कथन यानी रिटन स्टेटमेंट दायर प्रस्तुत करने के लिए जारी किया जाता है कि आप लिखित स्टेटमेंट प्रस्तुत करें, इस उद्देश्य से जारी किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से हाजिरी होने के लिए प्रतिवादी को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए जारी किया जाता है, या उसमें बताया जाएगा यह हाजिर होने के लिए जारी किया जाएगा। यह संबंध में ही इसका उल्लेख होगा। यह आदेश 5 नियम 3 में बताया गया कि आप व्यक्तिगत रूप से हाजिर होइए। अगला कह रहा है कि इंपॉर्टेंट ये है, ये कई बार पीटी में पूछा गया है कि बाद बिंदु के विरचना के समय तक या बाद की अंतिम सुनवाई तक आप उपस्थित रहेंगे। ये भी लिखा जाएगा बाद बिंदुओं के विरचना के संबंध में, यानी बाद बिंदु के विरचना के संबंध में, बाद बिंदु के विरचना मतलब विवादक फैक्ट इन इशू को निर्धारण करते समय तक आप संबंध, ये संबंध जारी हो रहा है। उसके बाद फिर क्या होगा, उससे पहले कोई संबंध जारी नहीं होगा आपको बुलाने के लिए। फिर या बाद के अंतिम निपटारे तक, आपको अंतिम निपटारे तक, यानी फिर आपको सम्मन जारी नहीं होगा। सम्मन बाद बिंदु के विरचना तक या बाद के अंतिम निपटारे तक प्रतिवादी के लिए क्या होगा, जारी होगा। यह बताया गया आदेश 5 नियम 5 में। आदेश 5 नियम 5 में यह बताया गया कि बाद बिंदु के विरचना या बाद के अंतिम निपटारे तक आपको उपस्थित रहना है। एक चीज और इसमें, जब अगर यह लघु वाद न्यायालय है, जो न्यायालय सम्मन जारी कर रहा है, अगर वह लघु वाद न्यायालय है, लघु वाद न्यायालय अगर सम्मन जारी कर रहा है, यह अक्सर पूछा जाता है कि अगर लघु वाद न्यायालय द्वारा, स्मॉल क्लॉजेस कोर्ट के द्वारा, लघु वाद न्यायालय के द्वारा सम्मन जारी हो रहा है, तो लघु वाद न्यायालय हमेशा क्या करेगा, बाद के अंतिम निपटारे तक ही सम्मन जारी करेगा। बाद के अंतिम निपटारे तक, निर्धारण तक सम्मन जारी करेगा। यानी इसमें एक प्रारंभिक परीक्षा में आएगा कि लघु वाद न्यायालय का सम्मन जारी करने का उद्देश्य क्या होता है। क्या उद्देश्य होगा, बाद बिंदु स्थितिकरण तक आपको उपस्थित रहना है, या बाद के अंतिम निपटारे तक उपस्थित रहना है, या दूसरा अगर तीसरा ऑप्शन होगा कि बाद बिंदु के अंतिम निपटारे और एक ही में, या बाद बिंदु के विरचना तक आपको उपस्थित रहना है। तो इसमें अगर वह सामान्य कोर्ट है, लघु वाद न्यायालय नहीं है, तो वह उसके पास ऑप्शन है कि वह बाद जो सम्मन जारी करेगा वह बाद पंथ के विरचना तक कर सकता है, या बाद के अंतिम निपटारे तक उसमें मेंशन करेगा सम्मन में। लेकिन अगर लघु वाद न्यायालय ने सम्मन जारी किया है तो हमेशा बाद के अंतिम निपटारे तक के लिए करेगा, और यह आदेश 5 नियम 5 में बताया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये कई बार पूछा गया है कि लघु वाद न्यायालय जो सम्मन जारी करता है उस सम्मन की अवधि कहां तक के लिए होती है, तो बाद के अंतिम निपटारे तक। बाद बिंदु के विरचना तक लघु वाद न्यायालय सम्मन जारी नहीं करता। यानी हम यह देख रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। जब सम्मन जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा,
जब एक बुलावा पत्र है तो उसमें कोर्ट यह मेंशन करती है कि हम क्या आपसे अपेक्षा करते हैं, आप सम्मन के तहत आपसे क्या अपेक्षा की जाती है इस सम्मन के माध्यम से। अगला कह रहा है कि दस्तावेज प्रतिवादी द्वारा क्या करना, दस्तावेज पेश करना, दस्तावेज पेश करने के लिए, यानी यह भी जारी हो सकता है कि अमुक दस्तावेज आप पेश कर दीजिए। तो अगर प्रतिवादी वह दस्तावेज पेश कर दे रहा है, स्वयं उपस्थित नहीं हो रहा है, तब भी इस यह आदेश का क्या होगी, कंप्लीट मानी जाएगी, उसका उद्देश्य कंप्लीट मान लिया जाएगा। तो सम्मन दो प्रतियों में जारी होगा। अभी हम उसके कंटेंट को देखेंगे। सम्मन का जो ऑब्जेक्ट है वह यह ऑब्जेक्ट है, इतने उद्देश्यों के लिए सम्मन जारी किया जाता है। कितने, कि प्रतिवादी को स्वयं उपस्थित होने के लिए या अपने अधिवक्ता के माध्यम से वो उपस्थित हो, लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए कि वह उपस्थित हो और डब्ल्यूएस पेश करे, प्रतिवादी को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए, या अगला कह रहा है वाद बिंदु के स्थितीकरण के लिए या वाद के अंतिम निपटारे तक के लिए। लेकिन अगर यह लघु वाद न्यायालय है तो फिर लघु वाद न्यायालय क्या करेगा, क्या लघु वाद न्यायालय वाद बिंदु के विरचना तक के लिए सम्मन जारी कर सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। वह हमेशा जब भी सम्मन जारी करेगा वह वाद के अंतिम निपटारे तक सम्मन जारी करेगा। दूसरा कि प्रतिवादी द्वारा दस्तावेज पेश करने के लिए सम्मन जारी कर सकता है, यह इसका ऑब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट सम्मन में मेंशन होगा। जब आप सम्मन के अंतर्वस्तु देखेंगे तो सम्मन के अंतर्वस्तु में ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी कि हम किस उद्देश्य से न्यायालय जो है सम्मन जारी कर रहा है। तो सम्मन का अंतर्वस्तु क्या होगी, अंतर्वस्तु मतलब सम्मन के कंटेंट क्या होंगे, सम्मन में क्या लिखा जाएगा। तो इसके संबंध में आदेश 5 नियम 2 बताता है क्या होगा, प्रतिवादी का नाम, प्रतिवादी का नाम पता यह उल्लेख किया जाएगा कि प्रतिवादी का नाम पता क्या है जिस पर सम्मन की तामील होनी है, की तामील होनी है, सर्विस होनी है। अगला कह रहा है कि सम्मन का उद्देश्य, किस उद्देश्य से सम्मन जारी हो रहा है, सम्मन का उद्देश्य, ये चार जो ऊपर के उद्देश्य हैं वह उद्देश्य का उल्लेख करेंगे सम्मन में। फिर न्यायालय की मुद्रा, न्यायालय का मोहर लगा रहेगा, न्यायालय का न्यायाधीश का जो है हस्ताक्षर होगा, न्यायाधीश का हस्ताक्षर, और इसके साथ ही साथ सम्मन के साथ वाद पत्र की प्रति भी जरूरी होती है कि सम्मन जब भी जारी किया जाएगा, सम्मन में जो मेंशन किया जाएगा तो उस सम्मन में न्यायालय की मुद्रा हो गया, न्यायालय का हस्ताक्षर हो गया और सम्मन में वाद पत्र की एक प्रति भी जारी होगी। सम्मन के साथ वाद पत्र की प्रति, वाद पत्र की एक क्या होगा, प्रति, एक फोटोकॉपी भी उसके साथ आप मेंशन करोगे, संलग्न करोगे, यह कहा गया। और सम्मन 2 प्रतियों में जारी होगा, यह भी आवश्यक है कि सम्मन 2 प्रतियों में जारी होगा, प्रति में जारी होगा। यह सम्मन के क्या हैं, कंटेंट हैं, क्या कि सम्मन का प्रतिवादी का नाम और पता क्या होगा, यह इसका उल्लेख होगा जिस पर सम्मन की जारी की जानी है। जो न्यायालय का अधिकारी है जो सम्मन की तामील कराने जा रहा है तो इसको आवश्यक होगा जानना कि किसके नाम से सम्मन जारी हुआ है और उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, वह कहां मिलेगा, तो इसका मेंशन करेंगे। दूसरा, सम्मन का ऑब्जेक्ट क्या है, किस ऑब्जेक्ट से सम्मन जारी किया जा रहा है यह बताना होगा। उसमें न्यायालय की मुद्रा लगी होगी और न्यायालय का हस्ताक्षर होगा। फिर सम्मन के साथ वाद पत्र की एक प्रति भी आप लगाएंगे और सम्मन 2 प्रतियों में जारी करेंगे। ये क्या है, सम्मन के अंतर वस्तु हैं। अब हम देखेंगे कि सम्मन के, तो हमने देख लिया कि सम्मन क्या है,
सम्मन कब जारी होता है, सम्मन का ऑब्जेक्ट क्या है और सम्मन के कंटेंट क्या है, सम्मन की अंतर्वस्तु क्या है। अब हम देखेंगे कि सम्मन की तामील कैसे होगी या सर्विस कैसे करेगा, कैसे पहुंचाया जाएगा प्रतिवादी पर। यह सम्मन की तामील कैसे कराई जाएगी, सम्मन की तामील कैसे होगी, क्वेश्चन मार्क। तो इसके संबंध में प्रावधान किया गया है सीपीसी में। व्यक्तिगत तामीली, व्यक्तिगत तामीली, प्रतिस्थापित तामीली, प्रतिस्थापित तामीली, तामीली मतलब सर्विस। अब यह दो प्रकार की होगी, बिना न्यायालय की अनुमति के और ये न्यायालय की अनुमति से। अगला होगा क्या, ए को कहेंगे दस्ती तामीली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीटी में कई बार पूछा है, दस्ती तामीली। और एक होता है अन्य प्रकार से तामीली। व्यक्तिगत तामीली के संबंध में हम प्रोविजन देखेंगे तो आदेश 5 नियम 12, 15, 16, 18, 12, 15, 16, 18 बिना यानी प्रतिस्थापित तामीली के संबंध में अगर बिना न्यायालय की अनुमति से देखना है तो आदेश 5 नियम 17 और 19 यह दिया गया है। न्यायालय की अनुमति से तो आदेश 5 नियम 20 यह भी कई बार पूछा है प्रतिस्थापित तामीली पीटी में। और दस्ती तामीली आदेश 5 नियम 9A और अन्य प्रकार से तामीली आदेश 5 और नियम 9। ये जो है आप इसको अगर समझ लेंगे तो फिर सम्मन की तामीली इसी प्रकार से होती है। सम्मन जो न्यायालय का पीठासीन अधिकारी है, किसी न्यायालय का जो अधिकारी है वह क्या करेगा, इनमें से सम्मन की तामील कराने के लिए किसी अधिकारी को भेजेगा और वह इस तरीके से सम्मन की तामील कराएगा। जैसे कि व्यक्तिगत तामीली नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, आदेश 5 नियम 12, 15, 16, 18 के तहत यह बताया कि सम्मन दो प्रतियों में होगा और सम्मन की तामील करने वाला जो अधिकारी है वह क्या करेगा, प्रतिवादी के निवास स्थान पे जाएगा और प्रतिवादी को एक प्रति देगा उस पे। और अगर प्रतिवादी नहीं है तो फिर इसके द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता को देगा। अगर मान लो कि न तो प्रतिवादी है निवास स्थान पे और न ही प्राधिकृत अभिकर्ता है तो फिर वह अधिकारी प्रतिवादी के परिवार के वयस्क सदस्यों को देगा। वयस्क सदस्य होंगे, इसमें पुरुष और महिला दोनों सम्मिलित हैं। यही अंतर है सीआरपीसी के संबंध में। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि सीआरपीसी के संबंध में और सीपीसी के संबंध में क्या अंतर है। तो सीआरपीसी के संबंध में अभियुक्त अगर नहीं है तो उसके घर वालों को सम्मन दिया जाएगा, लेकिन केवल वयस्क पुरुष सदस्यों को, महिलाएं भी इसमें नहीं आती। लेकिन सीपीसी में महिला इसमें शामिल है, महिला को भी सम्मन दे सकते हैं, लेकिन वह क्या होनी चाहिए, वयस्क होनी चाहिए, अवयस्क नहीं होना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। हाँ, इसके अंतर्गत सेवक नहीं आता। अगर वह कोई सेवक है, उसके वहां नौकर है, तो आप वह परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा, उसको आप शामिल नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है, जो दो प्रति होगी इनमें से किसी एक प्रति को, इनमें से अगर कोई है, प्रतिवादी है, अभिकर्ता है, उसके परिवार के सदस्य हैं, तो आप उनको दोगे और दूसरे प्रति पर क्या कराओगे, उनका सिग्नेचर कराओगे, ताकि यह पता चले, आप ले जाके जमा करोगे कोर्ट में, पता चले कि सम्मन की तामील हो गई है। अगला कह रहा है कि अगर वह प्रतिवादी कहीं कार्य कर रहा है तो उसके कारोबार जहां वो कर रहा है तो उसके प्रबंधक को आप दोगे। और अगर आदेश 5 नियम 18 कह रहा है कि अगर अचल संपत्ति के संबंध में विवाद है तो फिर जिसके कब्जे में वह अचल संपत्ति है उसको आप क्या करोगे, उसको सूचना दोगे कि वह प्रतिवादी को ऐसा करे। ये बताया कि आप करोगे।
अब कह रहा है व्यक्तिगत तामीली, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यानी इनको आप संबंध की एक प्रति वह अधिकारी दे देगा और दूसरे प्रति पर उनका सिग्नेचर करा लेगा। अगर मान लो कि अगर वो पर्सनल सर्विस नहीं हो पाती, पर्सनल तामीली नहीं हो पाती, तो उसके बदले में प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूट तामीली होती है। अगर व्यक्तिगत तामीली नहीं हो पाई, तब प्रतिस्थापित तामीली होती है। अगर वह लोक सेवक जो संबंध की तामील करने के लिए जा रहा है, वह अगर गया और प्रतिवादी के घर पर कोई नहीं मिला, न कोई महिला है, न अभिकर्ता है, कोई नहीं है, तो फिर क्या करेगा वो? तो उसके व्यक्तिगत तामीली के बदले प्रतिस्थापित तामीली। और इसमें दो चीजें कहा, बिना न्यायालय की अनुमति से। वह कैसे जानता? वो तो जाने के बाद पता चलेगा कि उसके घर पे ताला बंद है, कोई नहीं है। तो वो फिर क्या करेगा? तो वह अपने विवेक के तहत उसकी एक प्रति, संबंध की एक प्रति उसके घर के सदृश भाग पर चस्पा कर देगा और दूसरी प्रति पर वह कारण लिखेगा कि किस कारण से ऐसा वह कर रहा है, और उस पर एक शपथ पत्र पे उस कारण बताएगा कि किस कारण से हमने ऐसा किया है, और वह फिर ले जाएगा, वह संबंध की तामीली मान ली जाएगी। दूसरी चीज, न्यायालय की अनुमति से, अगर न्यायालय यह समझ रहा है संबंध जारी करते समय ही कि प्रतिवादी पर व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है, प्रतिवादी पर व्यक्तिगत सूचना नहीं दी जा सकती, तो फिर न्यायालय कहेगा कि क्या करो, संबंध की एक प्रति न्यायालय के मुख्य सदृश भाग पे, मुख्य भाग पे क्या करो, चस्पा कर दो, जहां उनका नोटिस बोर्ड होता है मुख्य भाग पे। दूसरा, या और अगर चाहो तो उसके प्रतिवादी के मकान के सदृश भाग पर आप चस्पा कर दो जहां वो निवास कर रहा है, आप ऐसा कर सकते हो। और लोकल समाचार पत्र में भी इसका प्रकाशन कराना होगा। लोकल समाचार पत्र में न्यायालय के आदेश से संबंध की सूचना दी जाएगी कि आपके खिलाफ मुकदमा दाखिल हुआ है, वाद पत्र दाखिल हुआ, और आप आकर उन उद्देश्यों के लिए आप क्या करिए, उसमें आप अपना बचाव प्रस्तुत करिए। तो यह न्यायालय की अनुमति से, बिना न्यायालय की अनुमति से प्रतिस्थापित तामीली, आप ये बताया कि जब व्यक्तिगत तामीली संभव ना हो तो प्रतिस्थापित तामीली करेगा। और जो अधिकारी जो संबंध की तामील करने के लिए आ रहा है, वह उस पर कारण लिखते हुए शपथ पत्र के साथ कि हमने इस वजह से यह काम किया, उसके सदृश भाग पे चस्पा किया, तो फिर वह जमा होगा और यह मान लिया जाएगा कि संबंध की तामीली हो गई। अगला कह रहा है कि दस्ती तामीली। दस्ती तामीली पीटी में कई बार पूछा है यह कि दस्ती तामीली के संबंध में प्रावधान सीपीसी के किस प्रोविजन में है? तो आदेश 5 नियम 9 ए में बताया गया है। दस्ती तामीली क्या है? इसकी तामीली वादी स्वयं कराता है। वादी स्वयं कराता है, यानी वादी न्यायालय से कहेगा कि संबंध की प्रति हमें दे दीजिए, संबंध हमें दे दीजिए, मैं प्रतिवादी को व्यक्तिगत तौर पे जाके उसको दे दूंगा। उसी को कहते हैं दस्ती तामीली। ये तामीली तो न्यायालय का अधिकारी कर रहा है, और ये तामीली, दस्ती तामीली वादी के माध्यम से ही होती है। जो वादी ने वाद पत्र दाखिल किया है वही प्रतिवादी पर संबंध की सर्विस कराता है, वह दस्ती तामीली है। और अन्य प्रकार से तामीली, अन्य प्रकार से तामीली का मतलब न्यायालय क्या करेगा? कहेगा कि आप उसको मेल कर दीजिए, यानी प्रतिवादी के मेल पर आपको मेल कर दें, फैक्स कर दें, इस तरीके से अगर डाक के द्वारा भेज दें, डाक के द्वारा, डाक पत्र के माध्यम से भी संबंध की तामीली होती है। इस तरह के माध्यम से तार के द्वारा आपको सूचना दे दी जाती है, तो यह भी एक तरीके से संबंध की तामीली होती है। तो हमने यह देखा कि संबंध की सर्विस किस प्रकार से की जाती है। संबंध की तामीली की जाती है, व्यक्तिगत तामीली, प्रतिस्थापित तामीली, दस्ती तामीली और अन्य प्रकार से तामीली। ये संबंध के प्रकार हैं, आप इसको डिस्क्राइब करोगे, इसको लिखोगे क्या है इसका, और यह बताओगे कि संबंध किस ऑब्जेक्ट, संबंध का ऑब्जेक्ट क्या है, संबंध के कंटेंट क्या है, संबंध की क्या परिभाषा दी है। वास्तव में सीपीसी में संबंध की परिभाषा नहीं दी गई है, और संबंध जारी करने के पीछे क्या जुरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच है। तो हम इसी सब टॉपिक को ध्यान में रखे हुए मेंस के लिए, पीटी के लिए, पीटी में भी इसी से क्वेश्चन आएगा। इसे जैसे पूछेगा दस्ती तामीली के संबंध में प्रावधान क्या है, या प्रतिस्थापित तामीली के संबंध में, तो अगर आप
प्रतिस्थापित तामीली आदेश 5 नियम 20 को लगाओगे, क्योंकि यह न्यायालय की अनुमति से होता है और यह बिना न्यायालय की, अगर बिना न्यायालय की अनुमति से पूछे तो फिर आदेश 5 नियम 17 और 19 को बताओगे। तो इन्हीं इंफॉर्मेशन को देने के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। फिर एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक को लेकर, सीपीसी के नए टॉपिक को लेकर प्रेजेंट होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।